बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तरत नज़ीर। आज हम अपना लेक्चर नंबर 20 स्टडी करेंगे। इसमें वी शैल सी मोर अबाउट द इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस में ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है और किस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें जो है आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सो इस सिलसिले में हम बात करेंगे अपने कोर्स आउटलाइन की। तो सबसे पहले तो हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस और हिल्बर्ट स्पेसेस को क्विकली इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ताकि जो हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं उससे हम इसको थोड़ा सा जो है स्प्लिट करके इसको जरा देखेंगे। फर्दर वी शैल सी सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग द हिल्बर्ट स्पेस एंड द इनर प्रोडक्ट स्पेस। कौन सी ऐसी स्पेसेस हैं जो हिल्बर्ट स्पेस होती हैं और कौन सी जो होती हैं वो हिल्बर्ट स्पेस नहीं होती। इसी तरह कब आप इनर प्रोडक्ट्स जो है वो किसी नॉर्म स्पेस से इंड्यूस कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें और काउंटर एग्जांपल्स हमें इस यानी कि हमारे इस पार्ट का हिस्सा होगा। और देन फाइनली वी डिस्कस सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग द ऑर्थोगोनैलिटी, नॉर्म्स, हिल्बर्ट स्पेसेस, इससे रिलेटेड हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो हम इनर प्रोडक्ट स्पेस को अगर क्विकली देखें तो इनर प्रोडक्ट स्पेस हम लास्ट टाइम ये देख चुके हैं कि आपके पास एक मैपिंग होती है। इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है ना इज अ मैपिंग फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू द स्केलर फील्ड एक्स ऑफ एक्स। यानी कि आपके पास एक्चुअली हो रहा क्या है कि जो भी आप यहां पर दो एलिमेंट लेते हैं, यहां पे आप लेते हैं फर्स्ट इनटू द सेकंड, ये दोनों एक पहला एलिमेंट आपका होता है एक्स का और दूसरा भी एलिमेंट होता है एक्स का। एक्स क्रॉस एक्स से आपको कोई भी यहाँ पे फील्ड का एलिमेंट मिलता है, आइदर इट्स द आर और सी। हम जो भी इसमें फील्ड सेट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको एंट्री मिल जाती है। और ये कब आपके पास वेक्टर यानी कि ये जो वेक्टर स्पेस है या इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये कब इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाती है, अगर आपके पास एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है या एक कोई स्पेस है और साथ ये मैपिंग है। अगर ये मैपिंग जो है ना वो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट है इस सेट के ऊपर। और अगठी अगर हम ये कहें तो ये आपके पास जो है ना ये हर एक मैपिंग एक इनर प्रोडक्ट होती है आपके पास जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो हम फिर लास्ट फाइनली कहते हैं कि ये जो पेयर है एक्स विद दिस मैपिंग, ये मैपिंग क्या है आपके पास, मैपिंग अप टू द रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक देती है। दिस पेयर इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। हम ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये जो हमने वर्ड यूज किया हुआ है, ये आपके पास ये वाला पेयर होता है, इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्योंकि इट्स अ एक्स आपके पास सेट है, ऊपर ये इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो ओवरऑल ये इट्स अ इनर प्रोडक्ट स्पेस। जब आप इसके ऊपर एक मैप ऐसी ले लेते हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। और वैसे हम जनरली सिर्फ ये अगर आप ये मैपिंग देखें तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहते हैं ये इनर प्रोडक्ट है। तो बस वक्त आप एक स्पेस के ऊपर बहुत सारे इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप वेटेड इनर प्रोडक्ट, यानी कि आप साथ वेट असाइन कर दें, स्केलर मल्टीपल कर दें, ट्रांसलेशन करके इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर लें। कुछ और मजीद तरीकों से हम जो डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ इनर प्रोडक्ट लेते हैं जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो वो आपके पास एक स्पेस जो है उस इनर प्रोडक्ट के तहत एक इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाती है। यानी कि आप डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इनर प्रोडक्ट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिगार्डिंग दिस। अच्छा, अब आपके पास यानी कि यहाँ पर ये कब इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, जब आप तमाम एलिमेंट इसके लें एक्स वाई जी और कोई भी स्केलर लें ओवर दैट फील्ड, तो ये कंडीशंस हमेशा हमारे पास सेटिस्फाई करने चाहिए। जिस तरह ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि एक्स प्लस द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू जी इज सेम एज एक्स जी प्लस द वाई जी। इसी तरह अल्फा जो है वो फर्स्ट टपल से आप कॉमन ले सकते हैं, यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज सेम एज द वाई टू एक्स इनर प्रोडक्ट का इसका कंजुगेट। आप कंजुगेट एलिमेंट आपको पता है कि जिस तरह अगर आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y, तो z बार क्या होता है आपके पास, दैट इज द बार ऑफ x प्लस अयोटा y। इट्स चेंज ओनली इट्स द इमेजिनरी पार्ट साइन, तो हम इसको x माइनस अयोटा y पढ़ते हैं। ये आपके पास सिंपल। लेकिन एक खास बात कि अगर आपकी ये फील्ड r है रियल नंबर, यानी कि तमाम के तमाम आंसर रियल नंबर है, तो रियल नंबर में आपके पास क्या होता है कि अयोटा पार्ट 0 होता है। उस केस में z बार इक्वल टू z ही होता है, यानी कि इसका कंजुगेट और वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। उसमें आप फिर बार को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम बार को यहाँ पे साथ लेके चलते हैं क्योंकि मे बी अवर जिसका जो आउटपुट है इनर प्रोडक्ट स्पेस वो सी पर भी मैप हो सकती है ना, एक्स क्रॉस एक्स से सी के ऊपर भी अगर मैप हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यूज डिफरेंट आपको मिल रही हैं। तो हम फिर कम्प्लेक्स नंबर को भी लेके साथ चलते हैं। और इसी तरह चौथी प्रॉपर्टी जिसमें हम दो पेयर्स दो गठी कर लेते हैं, इसका पार्ट ए और बी के, नो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कि आपके पास हमेशा ये वैल्यू नॉन नेगेटिव है, इट्स आइदर जीरो और द पॉजिटिव ना। ये आपको क्यों कि आप इससे एक नॉर्म इंड्यूस कर सकते हैं।
और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू द 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इनर प्रोडक्ट के हवाले से, मुख्तलिफ रिजल्ट्स को प्रूव करना, मुख्तलिफ वेक्टर्स को जीरो वेक्टर प्रूव करना, ये तमाम चीज़ें, दीज मस्ट बी थिंग्स ऑन योर फिंगर टिप। प्लस हमने ये देखा कि हम हर इनर प्रोडक्ट से एक नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। इनर प्रोडक्ट जो है ना, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस, क्योंकि आप एक इनर प्रोडक्ट, जब आपके पास एक इनर प्रोडक्ट ये तमाम कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती है, एक ऐसी मैप आपको मिल जाती है जो ये तमाम एक्सियम्स IP1 से IP4 तक सेटिस्फाई कर ले, तो फिर आप इसमें कोई, इट्स नॉट बिग डील दैट कि आप इसमें एक नॉर्म इंड्यूस कर लें, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू द एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट इट्स स्क्वायर रूट, आप इसका ले लें, क्योंकि यहाँ पर देखें नॉर्म ऑफ एक्स एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो ग्रेटर देन 0 होने की वजह से इसका मतलब क्या है कि आप इसको यहाँ पे अगर वन कैन से दैट कि ये 0 से आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है एक्स एक्स, तो अगर इसी को मैं कह दूं कि ये आपके पास ना नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो आप इसका स्क्वायर रूट पुट करके नॉर्म ऑफ एक्स ऑब्टेन कर सकते हैं, द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स देन इट्स स्क्वायर रूट, तो वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ना। हमने यहाँ पे ये यानी कि देखा कि आपके पास द नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स एंड इट्स आल्सो ऑलवेज अ पॉजिटिव, तो चूंकि नॉर्म भी पॉजिटिव होता है और आप ये इससे बड़े आराम से एक नॉर्म इंड्यूस कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि जिस तरह के हर नॉर्म स्पेस से एक मीट्रिक इंड्यूस की जा सकती है, तो डेफिनेटली जब इनर प्रोडक्ट स्पेस से एक नॉर्म इंड्यूस होता है तो उस नॉर्म से एक मीट्रिक भी इंड्यूस होती है। तरीकेकार बिल्कुल सिंपल सा है, जिस तरह के अ मीट्रिक ऑन एक्स इज गिवन बाय डी ऑफ एक्स वाई इज द x माइनस वाई नॉर्म। ये कोई नया नहीं है, जिस तरह हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम नॉर्म से कैसे मीट्रिक इंड्यूस करते हैं, तो ये वे है। लेकिन द न्यू थिंग इज दैट कि जिस तरह अब हमने यहाँ पे नॉर्म से एक इनर प्रोडक्ट से एक नॉर्म इंड्यूस किया, तो यहाँ पर भी इसी नॉर्म से हम एक यानी कि इनर प्रोडक्ट से ही एक नॉर्म इंड्यूस करेंगे इसी तरह का, ताकि वो डिफरेंस के सेंस में आ जाए। तो जस्ट यू शुड रिप्लेस x बाय x माइनस वाई, ये ऊपर आपके पास जो x है इसको x माइनस वाई रिप्लेस करेंगे तो x माइनस वाई यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी, देन इट्स स्क्वायर रूट। तो आपको ये जो मिलेगी ये एक मीट्रिक होगी, और डेफिनेटली ये मीट्रिक क्यों कहेंगे, क्योंकि मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि M1 M2 M3 M4, यानी कि डिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है, डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x टू y इक्वल टू द 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू द y। और फर्दर आप ये भी इसमें देख सकते हैं कि डिस्टेंस सिमेट्रिक होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बड़े आराम से ऑब्टेन हो जाती है। और फोर्थ वन कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, कि आपके पास d ऑफ एक्स जेड, डिस्टेंस फ्रॉम x टू z इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम x टू y प्लस डिस्टेंस फ्रॉम y टू z। तो आप बड़े आराम से इनको प्रूव कर सकते हैं। वन कैन शो दैट कि आप जो भी हर जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है उससे चूंकि एक नॉर्म इंड्यूस होती है और हर नॉर्म स्पेस एक मीट्रिक इंड्यूस होती है, तो गोया आप हर इनर प्रोडक्ट से एक मीट्रिक इंड्यूस कर सकते हैं। और वो मीट्रिक कैसे, क्यों हम इसे मीट्रिक क्यों कहेंगे, क्योंकि वो मीट्रिक की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही होगी। अब देखें, जब हम हिल्बर्ट स्पेस के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है क्या, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। कंप्लीटनेस क्या है, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। और अब आपके पास कन्वर्जन की जब बात आती है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है कि इसकी कन्वर्जेंस अंडर सम मीट्रिक होनी चाहिए, और मीट्रिक स्ट्रक्चर हमें जरूरत पड़ता है, उसके लिए हमने मीट्रिक स्ट्रक्चर ये डिफाइन कर दिया। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आप जब भी डी ऑफ एक्स वाई की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, इट्स द स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई टू द एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट और देन इसका स्क्वायर रूट। ये आपके पास एक मीट्रिक है। जो कन्वर्जेंस हम देखते हैं ना कि एक्स एन हम कहते हैं, जब आपके पास हम कहते हैं ना एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यही डेफिनेशन यहाँ पे वर्क कर रही होती है कि आपका ये एलिमेंट किस तरह से इस पॉइंट को जा रहा है। यहाँ पे भी आपका एक्स एन माइनस एक्स जो है वो अगर ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो उस केस में वो 0 को कन्वर्ज, ये वैल्यू भी 0 को कन्वर्ज कर रही होगी। दैट इज द इक्विवेलेंट थिंग, क्योंकि ये आपके पास जो इनर प्रोडक्ट है ये नॉर्म की भी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेसन में, और ये आपके पास मीट्रिक स्पेस की भी तमाम प्रॉपर्टीज को फिलफिल करता है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस आर नॉर्म स्पेसेस, ये हमेशा नॉर्म स्पेसेस होती हैं क्योंकि आप हर इनर प्रोडक्ट से एक नॉर्म इंड्यूस कर सकते हैं। एंड हिल्बर्ट स्पेस आर बनाक स्पेसेस, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस क्या होती हैं, कंप्लीट नॉर्म स्पेसेस होती हैं, ठीक है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती हैं। अब इनर प्रोडक्ट जो है वो नॉर्म स्पेस हुई और आपके पास कंप्लीट नॉर्म स्पेस जो है वो बनाक स्पेस होती है। तो अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट ही कंप्लीट है तो उसे हम हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। एवरी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज हिल्बर्ट स्पेस। अब बहुत सारी हमारे पास स्पेसेस होती हैं जो इनर प्रोडक्ट होती हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती, इस वजह से वो हिल्बर्ट नहीं होती। हिल्बर्ट स्पेस एक बहुत नाइस क्लास ऑफ स्पेस होती है जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं। Rn हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है,
कम्प्लेक्स स्पेस जो है ना, एन टपल्स कम्प्लेक्स स्पेस, ये भी आपके पास हिल्बर्ट स्पेस है, और बेशुमार हैं जिनको अभी हम देखेंगे। यहाँ पर आपके पास तो आप इस तरह बना स्पेस इंड्यूस कर सकते हैं। एक बहुत खास बात नॉर्म स्पेस के हवाले से कि क्या हर नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है? द आंसर इज नो। हर इनर प्रोडक्ट स्पेस तो नॉर्म स्पेस होती है। एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस, क्योंकि आप हर इनर प्रोडक्ट स्पेस से एक नॉर्म स्पेस इंड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस तब होगी जब वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम इक्वालिटी सेटिस्फाई करे। अगर कोई भी नॉर्म स्पेस पैरेललोग्राम लॉ प्लस सेटिस्फाई भी करती है, एडिशनली सेटिस्फाई करती है, तो वो स्पेस जो होगी वो आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी, वैसे नहीं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्पेसेस हैं जो अभी हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि जो नॉर्म स्पेस तो हैं लेकिन वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करती। तो पैरेललोग्राम लॉ हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि हाउ यू कैन ड्रॉ द पैरेललोग्राम एंड सी द डिस्टेंसेस प्रॉपर्टी, और वहां से हमने इसका प्रूफ भी देखा कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो इसको सेटिस्फाई करती है अंडर दिस रिलेशन। कि आप इनर प्रोडक्ट में जो आपके पास जनरल रिलेशन क्या है, इसके तहत आप इसको बड़े आराम से इस रिजल्ट को अटेन कर सकते हैं। तो ये एडिशनल बात आपको याद होनी चाहिए कि कब कोई नॉर्म स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी, अगर वो पैरेललोग्राम इक्वालिटी या पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करे, इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड उसमें हो। और लास्ट थिंग हमने देखी इसमें कि आपके पास ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है, दो वेक्टर्स कब आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट क्या होता है। यानी कि अगर हमारे पास x और y का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो हम कहते हैं x और y आपस में ऑर्थोगोनल हैं, और हम इसको नोटेट इस सिंबल से करते हैं कि x और y आपस में ऑर्थोगोनल हैं। दिस इज द वे। यानी कि अब 0 वेक्टर आपके पास हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल होता है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 का इनर प्रोडक्ट किसी भी एलिमेंट से ले लें तो आंसर हमेशा हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ से सिमिलरली हम कह सकते हैं कि आपके पास जो है 0 इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। और कब कोई वेक्टर जो है वो किसी सेट के ऑर्थोगोनल होता है, अगर वो सेट के हर एलिमेंट के ऑर्थोगोनल हो। यानी कि आप हर एलिमेंट वाइज उसको देखें तो हर एक के साथ उसका प्रोडक्ट लेते जाए, आंसर 0 आता जाए। तो 0 वेक्टर जो है वो हर सेट के भी ऑर्थोगोनल होता है, क्योंकि 0 अगर आप ले लें वेक्टर, नल वेक्टर, आप हर वेक्टर के किसी भी वेक्टर के हर एलिमेंट से इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर मस्ट बी द 0। इसी तरह आपके पास कब दो सेट्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, जब हर सेट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट का ऑर्थोगोनल हो, उनका आपस में इनर प्रोडक्ट लें तो 0 आए, हर एक एलिमेंट वाइज इन सबका। तो अगर आपके पास कोई सेट है 0 सेट, यानी कि नल सेट जिसे हम कहते हैं, नल सेट हर सेट के ऑर्थोगोनल होता है, ये भी आपके पास इसकी एग्जांपल है जिसे हम बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर इंस्टेंस के व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स वी कैन हैव इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो इनर प्रोडक्ट स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। लास्ट टाइम हमने देखा था Rn को, कि Rn आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इसके ऊपर हमने एक इनर प्रोडक्ट जो है वो भी डिफाइन किया था कि ये आपके पास एक ऐसी स्पेस है जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और हमने इनर प्रोडक्ट इसमें इस तरह से डिफाइन किया कि आप कोई भी एक्स वाई लेते हैं, उनका इनर प्रोडक्ट एक्स आपके पास क्या है, इट्स द एलिमेंट फ्रॉम लाइक xi1 xi2, क्योंकि ये आपके पास Rn जो है ना वो n टपल्स आपके पास स्पेस होती है जिसके अंदर R के जो है ना n टपल्स मौजूद होते हैं। y आपके पास इसी तरह आपके पास ये x है तो y जो है इट्स अनदर वेक्टर हैविंग सम eta1 eta2 अप टू द eta n, ये भी आपके पास n टपल एक इसका कंपोनेंट है। तो हम x y का जब इनर प्रोडक्ट लेते हैं व्हाट वी हैव, कि आप अब देखें इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास एक रियल नंबर आता है। यहाँ पर हमने इनर प्रोडक्ट क्या डिफाइन किया था, xi1 eta1, ये पहला कंपोनेंट पहले से मल्टीप्लाई हो, प्लस सेकंड xi2 eta2 plus up to xi3 eta3 plus up to so on, and finally we have the xin eta n, ये हमारे पास इसका n टपल आ गया। तो ये हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है Rn जिसके ऊपर ये इस पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, और हम देख सकते हैं कि ये बड़े आराम से इनर प्रोडक्ट स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि आप बहुत सारी तरह के इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास एक इनर प्रोडक्ट है, मैं एक और तरह का इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने जा रहा हूँ फॉर इंस्टेंस, और लेट अस सी कि वो क्या वो भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है कि नहीं। कि इस तरह के आपके पास ना, सपोज मैं आर स्क्वायर की बात करता हूँ ताकि आपको छोटी जगह पे ना चीजें ज़्यादा मैसर तौर पर नजर आती हैं। आर स्क्वायर स्पेस है, इसके ऊपर मैं एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसका मैं नाम ही कोई 2 रख देता हूँ, यानी कि ये एक नई तरह का इनर प्रोडक्ट है। किस तरह से कि आप जब लेते हैं x, अब x जो है आर स्क्वायर में क्या होगा, xi1 xi2
y क्या होगा, y इज इक्वल टू द ईटा 1 ईटा 2, ठीक है। अब आपके पास ये दो इसके कंपोनेंट हैं। अब मैं इनर प्रोडक्ट यहाँ पे अगर लिखूँ ना तो इस तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं कि एक्स वाई जब इन दो को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आना चाहिए एक्साई 1 ईटा 1 के साथ में यहाँ पे डाल लेता हूँ कोई 4 प्लस 5 टाइम्स एक्साई 2 ईटा 2। मैंने इनको साथ वेट डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट कंपोनेंट के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देख सकते हैं क्या ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आंसर है यस, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी देखें वो भी ये सेटिस्फाई करेगा, इनर प्रोडक्ट में जो है कंजुगेट वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। फर्दर नॉर्म ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू 0 वो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा ये। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्या किया कि बेसिकली इधर फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दी हैं। इन द फर्स्ट कंपोनेंट हमने जिस तरह 4 मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 5। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्केलर यहाँ पे रख के भी कोई नया वेटेड इनर प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें अगर हम सिर्फ आर स्केयर में इसको देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स ही आती है आर स्केयर के लिए जो नाम होता है, यानी कि अगर इफ n इक्वल टू 2 तो आपके पास यहाँ तक नाम है। ये एक आपने एक इनर प्रोडक्ट है, इस तरह ये एक आपके पास वेटेड इनर प्रोडक्ट है। आप कोई और स्केलर लेके मल्टीपल तरह के ना आप इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि डिफाइन करने के बाद बाज़ वक़्त आपको चेक करने की जरूरत है कि क्या वो इनर प्रोडक्ट भी हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पर आर क्यूब में सिर्फ दो टपल्स को आप लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनर प्रोडक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर यहाँ पे एग्जांपल शो करूँ, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ये पेज। आपके पास ना कोई इनर प्रोडक्ट, हम एक इनर प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सपोज दैट कि आपके पास आर स्केयर में अगर मैं ये इनर प्रोडक्ट ले लेता हूँ, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट लें तो आपके पास आंसर आए सिंपल एक्साई 1 ईटा 1, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे वेयर एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू एक्साई 1 एक्साई 2, वाई क्या है ईटा 1 ईटा 2। ये हमारे पास आर स्केयर के दो एलिमेंट्स हैं। हमने एक ये इनर प्रोडक्ट इस पे डिफाइन किया है। अब ये इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन कर लिया, क्या ये इनर प्रोडक्ट है भी है कि नहीं है। वन कैन आस्क यू दैट के इस तरह के आप इनर प्रोडक्ट को शो करेंगे दे आर इनर प्रोडक्ट और नॉट। तो अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ आपके पास ना एक्स एक्स इक्वल टू द 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू द 0। ये प्रॉपर्टी देखें, इनर प्रोडक्ट हमेशा जो है वो एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ लास्ट प्रॉपर्टी चेक करने जाऊँ कि मेरे पास ना यहाँ पर मैं अगर एक्स एक्स डाल दूँ तो मेरे पास क्या जवाब आता है, एक्साई 1 का स्केयर बन जाएगा ना, एक्साई इंटू यहाँ पे एक्स की कंपोनेंट अंडर दिस 1। तो अगर मैं कहता हूँ लेट करता हूँ कि मेरे पास एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 है, तो इससे क्या इम्प्लाइज होना चाहिए, इट मस्ट बी शो दैट कि मेरे पास एक्स इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर देखें, मैं जब यहाँ पे लेता हूँ एक्स एक्स के अंदर प्रोडक्ट, इसका मतलब मेरे पास क्या है, एक्साई 1 का स्केयर इक्वल टू 0। एक्साई 1 का स्केयर का मतलब है एक्साई 1 इक्वल टू 0। लेकिन अगर आपके पास सपोज दैट के एक्स आप ये ले लें, एक्स अगर आप ये ले लेते हैं जिसमें पहली एंट्री 0 है, दूसरी आपके पास 2 है अंडर दिस, अगर आप यहाँ पर एक्स एक्स अब इसका अंदर प्रोडक्ट ले लें तो क्या आएगा, देखें ये तो सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट को ही ना स्केयर लेता है, यानी कि एक्स एक्स का यहाँ पे आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं एक्स एक्स का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट का स्केयर दैट इज 0 का स्केयर, दिस इज 0, ये तो 0 आ गया आपके पास 0 स्केयर विच इज 0। बट आपने एक चीज ऑब्जर्व की यहाँ पे कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल नहीं है लेकिन उसका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला आपका जो इनर प्रोडक्ट है ये, बल्कि ये आपका जो प्रोडक्ट डिफाइन है ये इनर प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट के एक्सियम्स को सेटिस्फाई नहीं करता। इनर प्रोडक्ट का ये इंपॉर्टेंट एक्सियम कि x इक्वल इनर प्रोडक्ट ऑफ x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू द 0। और कन्वर्सली भी आप देख सकते हैं कि x आपका सपोज के 0 है तो क्या इनर प्रोडक्ट 0 होगा, वो तो हो जाता है। लेकिन अगर आपका x x 0 है तो क्या x भी 0 है, यहाँ पर देखें x x 0, आप ये वेक्टर इस तरह से डिफाइन कर लें और x x इनर प्रोडक्ट लें तो 0 जवाब आता है। लेकिन आप देखते हैं आपका x कंपोनेंट उसके बावजूद 0 नहीं है। तो जब कोई भी एक एक्सियम भी सेटिस्फाई ना, कोई एक एक्सियम जो है वो भी रह जाए, कोई स्पेस उसको सेटिस्फाई ना कर सके, इट्स मीन इट्स वायलेट्स द कंडीशन, हिंस दिस इज नॉट इनर प्रोडक्ट स्पेस। यहाँ पे मैं साथ लिख भी लेता हूँ ताकि आपको ये याद रहे, नॉट इनर प्रोडक्ट। सो इट्स मीन देयर इज सम वे दैट कि आप किस तरह काउंटरली चेक करते हैं क्या वो कोई प्रॉपर्टी जो है उसको वो रह तो नहीं रही। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ये वेटेड इनर प्रोडक्ट लें, वन कैन शो दैट कि इट्स ऑलवेज द इनर प्रोडक्ट। ये आपके पास एक आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे स्केलर, पॉजिटिव स्केलर या 0 स्केलर लेकर अपनी
अपना जो है ना वो इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। इवन आप जीरो भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे 0 0 ले लें, हर एक चीज़ का आंसर आपको 0 मिले तो वो डिफॉल्टली तौर पर यानी कि आपका जो है वो एक इनर प्रोडक्ट है इस पर। अच्छा, अब हमारे पास यूनिटरी स्पेस CN। अब हम फर्दर एग्जांपल्स देख रहे हैं कि आपके पास कम्प्लेक्स स्पेस ऑफ n टपल को अगर हम देखें इज अ हिल्बर्ट स्पेस। ये हमारे पास हमेशा हिल्बर्ट स्पेस होती है, क्यों कि ये हमारे पास एक कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। कंप्लीटनेस हम इसकी ऑलरेडी देख चुके हैं। कंप्लीट कैसे कि आपके पास हर कॉची सीक्वेंस स्पेस में इसके अंदर ही कन्वर्ज करता है, ये अपने प्रीवियस लेसन में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि ये क्यों इनर प्रोडक्ट स्पेस है। कंप्लीटनेस प्लस इनर प्रोडक्ट स्पेस इंप्लाइज कि इट्स अ हिल्बर्ट स्पेस। अब हिल्बर्ट के लिए सबसे पहले इनर प्रोडक्ट की चूंकि जरूरत है, तो इनर प्रोडक्ट के लिए अगर आपके पास ना CN में कि आप 2 एलिमेंट ले लें, X इस तरह का कि आपके पास xi1 xi2, ये आपका एक n टपल कम्प्लेक्स नंबर है ये आपका, और दूसरा y जो है वो भी कम्प्लेक्स नंबर है, eta1 eta2 अप टू eta n। ये आपके दोनों के दोनों एलिमेंट जो है ना वो स्पेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं, C को। ठीक है, स्पेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास, n टपल्स, CN में लिख लेता हूं यहाँ पे। अब इस CN स्पेस में आप क्या करते हैं, जब 2 एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट लेते हैं, देन व्हाट वी हैव द इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y इज xi1 eta1 कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको देखेंगे, व्हाई वी आस्किंग हियर अबाउट द कॉन्जुगेट, प्लस द eta2 xi2 eta2 conjugate, सिर्फ eta2 पे conjugate आएगा, प्लस अप टू सो ऑन xin eta n conjugate। दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू डिफाइन द इनर प्रोडक्ट ऑन देयर। अगर हम ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे तो सही रहेगा, अगर आप इसके ऊपर बार नहीं डालेंगे, इसका conjugate नहीं लेंगे, फिर ये ठीक नहीं होगा। उसकी खास रीजन है, खास रीजन ये है कि आप हर इनर प्रोडक्ट से एक नाम इंड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आप किस तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे अगर यहाँ पे बार ना हुई। फॉर इंस्टेंस के इनफैक्ट फ्रॉम 6 वी कैन ऑब्टेन द नॉर्म बाय, हम नॉर्म कैसे यहाँ से ऑब्टेन करते हैं, नॉर्म ऑफ x लेंगे तो देखें यहाँ पे इसका क्या मतलब है, आपको x लेना पड़ जाएगा, x यहाँ पे भी लेंगे, x यहाँ पे भी, और x के अंदर प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे आपके पास अगेन eta1 की जगह फिर आ जाएगा xi1, ऊपर कॉन्जुगेट सेम रहेगा, प्लस xi2 eta2 xi2 बार, प्लस अप टू सो ऑन xin बार, ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी इसका स्क्वायर। और अगर आपको याद हो कि हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z1 इंटू z1 बार किसके इक्वल होता है, इट्स द एब्सोल्यूट ऑफ एब्सोल्यूट स्क्वायर के इक्वल होता है। और आप यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं xi1 मॉड स्क्वायर प्लस xi2 मॉड स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन xin मॉड स्क्वायर, कि आपको इसका मॉड्यूलस मिल जाता है, एंड देन इट्स स्क्वायर रूट इज द सेम ओवर हियर। तो चूंकि आपके पास यहाँ पर देखें ये बार कब ऑब्टेन होता है, इसकी मॉड्यूलस वैल्यू कब आती है, जब किसी भी नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि z बार इज ऑलवेज इक्वल टू द z इंटू z कंजुगेट, ये आपके पास होता है। और आपके पास अगर जिस तरह आपको याद हो कि z आपके पास कोई z1 में डाल लेता हूं दोबारा से, z आपके पास कोई नंबर है x प्लस अयोटा y, कम्प्लेक्स नंबर है, z बार क्या होगा, इट्स अ x माइनस अयोटा y। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास कम्प्लेक्स फील्ड हो सकती है, तो बेसिक थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज आपके पास। तो जब हम z इंटू द z बार करते हैं तो आपके पास सिंपली यहाँ पे आ जाता है x स्क्वायर माइनस अयोटा y होल स्क्वायर। यहाँ पे अयोटा y की जो टर्म है इसका भी होल स्क्वायर आता है, साथ यहाँ पे अयोटा भी मेंशन है जिस तरह। तो अब आप इसको लिखते हैं, वन कैन राइट हेयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 होता है, माइनस टाइम माइनस इज +1। और ये आपके पास क्या वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड दी z बार, z कंजुगेट, z एब्सोल्यूट स्क्वायर, z एब्सोल्यूट स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये होती है, यानी कि आपको रेडियस का स्क्वायर एक्चुअली प्रोवाइड कर रहा होता है। वहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स फील्ड के अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें तो ये चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी बड़े आराम से। तो आपके पास देखें ये बार ऑब्टेन करने के लिए इसका, यानी कि जो हम z का मॉडुलस वैल्यू, मॉड वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हमने ये किया कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, ताकि हम इससे बाद में एक नॉर्म भी इंड्यूस कर सकें। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हियर वी आल्सो सी दैट व्हाई वी हैव टू टेक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ईटा जे मीनी के बार, इसी वजह से इन 6, क्योंकि दिस इंटेल्स अस के y x का जो आप लेते हैं, इसका जो ट्रांसपोज कर इसके आप लेते हैं, इसको रिवर्ट करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, जब इंटरचेंज करते हैं तो सिमेट्री कब आती है, जब आपके पास इसके ऊपर बार आ जाए x y बार। तो आप एलिमेंट को जब ऐड करते हैं
सो दैट देखें अब ये इसकी बार क्या होगा, विच इम्प्लाइज दैट कि आपके पास IP3 सो दैट x इज रियल नंबर। ये आपके पास रियल नंबर कब बनता है, देखें मॉड वैल्यू हमेशा रियल नंबर होती है, क्यों, देखें z आप मॉडुलस लेते हैं तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x² प्लस y²। अब इसमें कोई आयोटा नहीं है। इसी तरह अगर आप इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट डालें तो z जो है एब्सोल्यूट इक्वल टू x² प्लस y² होल स्क्वायर रूट, और ये आपके पास एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर होने की वजह से आपके पास इट्स अ नाउ द पार्ट ऑफ रियल, ये आपके पास हमेशा रियल नंबर बन जाएगा। और आपके पास को पता है नॉर्म हमेशा एक रियल नंबर होता है और नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, तो आपके पास ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर आपको मिल जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे बाहर हमें डालने की जरूरत होती है। ये हम बाकी जगह पे भी करते आएंगे, चूंकि Rn की हम जब बात करें वहां पर तो सारे नंबर ही रियल होते हैं, वहां पर हमें बाहर डालने की जरूरत नहीं होती। ये एक स्पेशल केस होता है जब आपके पास फील्ड कम्प्लेक्स भी हो सकती है, जिन केसेस में वहां पर हमें बाहर डालने की जरूरत होगी सेकंड कंपोनेंट में। फर्स्ट इस तरह रहेगा, सेकंड कंपोनेंट जो है वो इसके कंजुगेट से हम जब इसके ऊपर हर एलिमेंट का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लीनियरली मल्टीप्लाई करके उसको कॉम्बिनेट करेंगे, सम करेंगे, तब जाके हमारे पास जो है इसका नॉर्म लेना पॉसिबल होगा। ये हमारे पास Cn इसका, और Cn में आपने ये इनर प्रोडक्ट स्पेस भी ले ली। इसी तरह अब इसमें इट्स नॉट हार्ड टू सी दैट कि आप यहाँ पर जब आप मीट्रिक डिफाइन करते हैं तो मीट्रिक स्ट्रक्चर क्या होगा, वो बड़े आराम से आप यहाँ पे मीट्रिक भी इंड्यूस कर सकते हैं कि आपके पास क्या मीट्रिक आएगी, टी ऑफ, अब जब भी लेते हैं एक्स वाई तो हमें पता है इट्स एक्चुअली इक्वल टू द मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, और उसके मुताबिक अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास हर वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। xi1 आपके पास ना eta1 मॉड स्क्वायर प्लस इसी तरह xi2 माइनस eta2 मॉड स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, एंड फाइनली द फाइनल कंपोनेंट आपके पास क्या होगा, xin प्लस माइनस eta n मॉड स्क्वायर और देन होल पावर 1/2। इस सब के ऊपर आप स्क्वायर रूट ले लें, इस तरह से डिफाइन कर लें, देन इट इज द डिस्टेंस ऑफ द टू कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप यहाँ से एक मीट्रिक भी इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक Cn जो है वो एक कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यानी कि एक हिल्बर्ट स्पेस है। कंप्लीटनेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इस वजह से हम इसे हिल्बर्ट कह रहे हैं। नाउ अनदर यूजफुल एग्जांपल, अब हम Rn से जरा बाहर आते हैं, यानी कि Cn इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है L2 AB space, the space of all continuous function defined on closed interval AB। ये continuous function, अब देखें continuous functions अगर आप याद हो तो ये continuous functions जो है ना एक्चुअली ये डिफाइन हुए थे इंटीग्रल लेने के लिए, क्योंकि जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं जरूरी होता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तब आप उसके इंटीग्रल लेंथ या इंटीग्रल जो आपके पास एरिया है या जो वॉल्यूम आता है टू डायमेंशनल स्पेसेस में आप उसको अटेन कर सकें। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास वो स्पेस जो है वो कंटिन्यूअस हो ऑन दैट क्लोज इंटरवल। तो L2 स्पेस हमारे पास क्या है, द स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल AB। और यहां पर हम जो नॉर्म डिफाइन करते हैं, नॉर्म इज गिवन बाय के नॉर्म ऑफ x इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम a टू b xt स्क्वायर dt देन इट्स स्क्वायर रूट। एक्चुअली और क्या है कि हम ये नाम ले रहे हैं, लेकिन पहले अगर हम इनर प्रोडक्ट की बात करें तो इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास देखें AB आपके पास क्लोज इंटरवल है ऑफ रियल नंबर्स का, तो आप यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, द इनर प्रोडक्ट फ्रॉम x टू y इज द इंटीग्रल फ्रॉम a टू b xt yt dt, और आप इससे कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर हमेशा एक रियल नंबर आएगा, क्योंकि ये आपके पास एक रियल नंबर है। xt yt भी आपके पास एक रियल नंबर है, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर होता है, और आप इसके बाद ये लेंथ से जब मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल अटेन b टू a इंटीग्रल जो है आपको एक लेंथ दे देगी वहां तक एलिमेंट के लिए, तो आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द नॉर्म, नॉर्म आपके पास क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स। अब मैं आपसे अगर दोबारा भी शेयर करूं ये बात, तो नॉर्म हम जिस तरह कहते होते हैं हमेशा, नॉर्म ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्स इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो अगर आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है, यानी कि फॉर इंस्टेंस आई जस्ट राइट ओवर हेयर के इसकी होल पावर 1/2 है या स्क्वायर रूट है। अब आपके पास क्या होगा, सिंपल नॉर्म, अगर आप यहाँ से इस तरफ आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा x डाल देंगे, तो इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट भी डाल देंगे। तो x डालने से क्या होगा आपके पास के, देखें यहाँ पर मैं अगर सपोज x डालता हूँ तो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, इनर प्रोडक्ट ऑफ x इज इक्वल टू द a टू b xt हो जाएगा। मैं इसे कह सकता हूँ xt इंटू एक्स टी का
इसका मतलब है एक्स टी स्केयर होल स्केयर हो जाएगा, देन डी टी, ये मेरे पास आ गया। अगर मैं इसके ऊपर स्केयर रूट भी डाल दूं, नाउ व्हेन एवर आई राइट द स्केयर रूट ओवर हेयर, फर्दर इम्प्लाइज के अगर हम इसके ऊपर स्केयर रूट डालना चाहते हैं इस इनर प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी हमें स्केयर रूट मिल जाएगा, ए टू बी एक्स टी स्केयर डी टी, ये हमारे पास वैल्यूज के ऊपर भी हमारे पास स्केयर रूट आ जाएगा। और बाय डेफिनेशन हम इसे क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड द नॉर्म ऑफ एक्स। तो आपको यहाँ पे इसका मतलब है इट्स इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स, ये नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास मिल गई और नॉर्म आपके पास इस तरह से ये डिफाइन हुआ है। अब ये हमने इसमें इनर प्रोडक्ट भी देख लिया, नॉर्म भी देख लिया, मीट्रिक बड़ा आराम से आप इसमें कैलकुलेट देख सकते हैं, मीट्रिक स्ट्रक्चर भी। अब हम देखते हैं, ये तो हमने वो केस किया जब आपके पास ए बी आपके पास क्लोज इंटरवल हो ऑन ऑफ रियल नंबर्स, बट व्हाट हैपन कि जब हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स को स्टडी करते हैं in the connection with certain applications, it is advantageous to remove that restriction and consider the complex value function, keeping आपके पास t जो है वो a b क्लोज इंटरवल से आता है रियल एज बिफोर, लेकिन स्टिल आपका फंक्शन दिस फंक्शन फॉर्म ए कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, के आपके पास आंसर फंक्शन का जो है ना वो कम्प्लेक्स फंक्शन का जो कम्प्लेक्स फंक्शंस हैं कि उनकी जो वैल्यू है दे आर द कम्प्लेक्स वैल्यू, तो इस वजह से हम इसे कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। तो आपके पास उस केस में क्या होगा, इनर प्रोडक्ट जो हम डिफाइन करेंगे एक्स वाई, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द ए टू बी एक्स टी वाई टी कॉन्जुगेट। अब देखें वही कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी कि आपके पास जो भी कम्प्लेक्स नंबर आता है कम्प्लेक्स स्पेस, उसके लिए हम यहाँ पे वाई टी का बार लेके स्टडी करते हैं। उसकी इंपॉर्टेंट वजह यही होती है कि जब आप इसका नॉर्म ले लेते हैं तो आपके पास एक्स टी आपके पास आ जाएगा एक्स टी इंटू एक्स टी बार, दैट विल गिव्स यू दी मॉडुलस, मॉड वैल्यू आपके पास तब आती है जब आपके पास ये दोनों ऑपोजिट हो, अदरवाइज मॉड वैल्यू आपके पास यहाँ पे नहीं आएगी। और इस तरह हम ये वाला नॉर्म जो है वो आराम से ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इस वजह से हमें जरूरी है कि यहाँ पर हम इसमें ना इसका कंजुगेट लेकर बार के जरिए, बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हेयर, तो इट इज एफिशिएंट दैट IP3 होल्ड सो दैट XX इज स्टिल रियल, कि आपके पास अगेन XX जो है वो क्या होता है, नॉर्म का स्केयर, क्योंकि आपके पास नॉर्म जो है वो इसके स्केयर रूट के इक्वल होता है, तो आप जिसके ऊपर नॉर्म का स्केयर डालें तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, दैट इज द नॉर्म स्केयर वैल्यू, नॉर्म स्केयर वैल्यू इज स्टिल रियल नंबर। दिस प्रॉपर्टी इज अगेन नीडेड इन द कनेक्शन विद द नॉर्म, कि आप जब नॉर्म डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या होगा, आप यहाँ पे दोबारा एक्सपोर्ट कर लें तो आपके पास यहाँ पे भी एक्स टी बार आ जाएगा, एक्स टी इंटू एक्स टी बार विल गिव्स यू एक्स टी मॉड स्केयर डी टी एंड देन इट्स स्केयर रूट, क्योंकि वो मॉड की वजह से आपके पास स्केयर रूट भी आ रहा है, बिकॉज वही रीजन के कोई भी नंबर और उसका कंजुगेट आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक्स मॉड ऑफ एक्स टी स्केयर आपके पास फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरीके से हम कम्प्लेक्स फंक्शंस को डील करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कम्प्लेक्स फंक्शंस को किस तरह से डील किया जाता है और रियल नंबर के लिए किस तरह से, रियल वैल्यू फंक्शंस को कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएटली स्टडी किया जाता है। अब हम फर्दर एक और इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, बहुत खास हमारे पास स्पेस है L2 स्पेस, द स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, टू समेबल सीक्वेंसेस हम जब लेते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या है जी, हम नॉर्म किस तरह से डिफाइन करते हैं और इनर प्रोडक्ट सबसे पहले किस तरह, नॉर्म तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और नॉर्म से उस इनर प्रोडक्ट से नॉर्म कैसे ऑब्टेन होता है। तो आपके पास L2 स्पेस, द स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, ठीक है, आपके पास ना टू समेबल सीक्वेंसेस का इनर प्रोडक्ट लें तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, हर एलिमेंट जो होता है ना वो आपके पास इनफाइनाइट डायमेंशनल होता है। x यानी कि आपके पास कोई xi1 xi2 अप टू सो ऑन, ये आपके पास कोई इनफाइनाइट डायमेंशनल सीक्वेंस है। y भी आपके पास एक सीक्वेंस है, स्पेस ऑफ सीक्वेंस है, चूंकि ये हिल्बर्ट स्पेस L2 स्पेस है। xi1 xi2 ये भी आपके पास जो है ना अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स हैं, एक सीक्वेंस है। तो जब हम इन दो टर्म्स का इनर प्रोडक्ट लेते हैं, व्हाट वी हैव, इट्स फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टाइम्स हम लेते हैं। तरीकेकार वही है, xi1 xij ईटा j बार, बार क्यों लिया, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स को कवर अप करने के लिए हमें यहाँ पे बार की जरूरत भी पड़ती है। तो ये देखें CL2 जो स्पेस है ना, ये आपके पास एक्सटेंशन है बेसिकली CN स्पेस की। CN सिर्फ फाइनाइट नंबर्स को डील करती है और अगर आप यहाँ पर देखें ये आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंसेस को डील कर रही होती है। इसमें फाइनाइट टपल होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट टपल्स आपके पास होते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज फॉलोज फ्रॉम द कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। आप कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अप्लाई करके यहाँ पे कन्वर्जेंस को देख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम कन्वर्जेंस की एनालिसिस कर चुके हैं। हम इसको थोड़ी देर बाद आएंगे कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के ऊपर और इससे रिलेटेड इसको वहाँ पे देखेंगे। एंड द फैक्ट दैट एक्स वाई बिलोंग टू द L2 बाय assumptions वी सी दैट दिस 8 इक्वेशन, ये आपके पास है जनरलाइजेस 6 कौन सी है, वो आपने CN में जो डिफाइन किया था
Cn, अब आपको याद है कि Cn में हम नॉर्म कैसे लेते थे कि वहां पर आपके पास वही एक्स वाई, जब हम Cn की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू द समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n, क्योंकि वो आपके पास Cn जो है वो n टपल होता है, आपके पास ये फाइनाइट सम होता है xi1 xij ईटा j पार। तो ये इसकी क्या है, इट्स जनरलाइजेज दिस, ये आपके पास ना कम्प्लेक्स को ये L2 स्पेस जो है वो जनरलाइज कर रही है, ये 8 इक्वेशंस को जनरलाइज कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ फाइनाइट सम है, ये आपके पास इनफाइनाइट सम है ऑफ सीक्वेंसेस। एंड फर्दर वी कैन ऑब्टेन द नॉर्म बाय दिस कंडीशन कि नॉर्म कब आएगा, जब आप यहाँ पे दोबारा x y को रिप्लेस कर दोगे, x जस्ट y इक्वल टू x पुट करें तो x x का इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास xij इंटू द xij बार आपके पास आ जाएगा, और xij और xij बार क्या होता है, xi मॉड स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और आप जब दोबारा इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये नॉर्म वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। हिंस द नॉर्म ऑफ x इक्वल टू द समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मॉड वैल्यू ऑफ xij स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ गया। कंप्लीटनेस वाज शोज इन द प्रीवियस लेसंस, वी ऑलरेडी सी दैट के L2 स्पेस हमारे पास कंप्लीट होती है, यहाँ पे हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करता है इसी स्पेस के अंदर ही, तो इस वजह से ये कंप्लीट भी होती है, तो इस वजह से हम कहते हैं L2 स्पेस इज अ हिल्बर्ट स्पेस, ये आपके पास एक हिल्बर्ट स्पेस है। अच्छा, अब LP स्पेस विथ P इज नॉट इक्वल टू 2, अगर P 2 होता है तो ये तो हिल्बर्ट स्पेस बन जाती है हमारे पास, द स्पेस ऑफ ऑल, हमारे पास 2 समेबल सीक्वेंस। लेकिन अगर आप इस स्पेस में P2 के इक्वल नहीं लेते then it's not the inner product space. That is a very beautiful example कि जो आपके पास ना infinite dimensional space में कौन कौन सी spaces Hilbert space नहीं है, तो LP P की जगह 1 डाल दें, 2 डाल दें, P आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर होता है, तो 3 4 5 आप 2 के अलावा जो भी नंबर लेते हैं, ये सारी जो spaces होंगी वो सारी की सारी inner product space नहीं होंगी। इसी तरह ये कभी भी आपके पास हिल्बर्ट स्पेस नहीं होंगे, यानी कि इनर प्रोडक्ट ही नहीं है तो हिल्बर्ट कैसे होंगी, क्योंकि इनर कंप्लीट भी हो, इनर प्रोडक्ट भी हो, तब जाके वो हिल्बर्ट स्पेस होती है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि वी शैल सी सम एग्जांपल कि क्यों ये हिल्बर्ट स्पेस आपके पास जो, यानी कि ये स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है या हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता है LP स्पेस में हम नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास नॉर्म गिवन है, वही P समेबल नॉर्म के आप जब नॉर्म लेते हैं, यानी कि यहाँ पर भी x इसका जब आप P अंडर P नॉर्म लेते हैं तो आपके पास क्या आता है कि हर टर्म xi1 आपका जो है इसकी पावर P प्लस xi2 इसकी पावर P प्लस अप टू सो ऑन, ये सारी की सारी इनफाइनाइट टर्म्स, और देन इन सब की होल पावर 1/P, इस फॉर्म में हमने यहाँ पे इसका नॉर्म डिफाइन किया हुआ है। इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, वही अगर आप इसे अगर फॉर इंस्टेंस के कहना चाहें, समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी xi j मॉड की पावर P और होल पावर 1/P, ये हमारे पास यहाँ पे ये नॉर्म इसका डिफाइन भी है। लेकिन नॉर्म डिफाइन होना इनर प्रोडक्ट के लिए सफिशिएंट नहीं है, हम ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि कोई भी नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस तब होती है जब वो पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई करे। तो इंपॉर्टेंट बात ये आ गई कि जब भी आप देखें कोई नॉर्म स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं, आप सिर्फ इतना चेक कर लें कि वो जो है वो पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई करती है कि नहीं। पैरेललोग्राम इक्वालिटी क्या है, या लॉ क्या है आपके पास, वो यही लॉ है कि आप ये देखें कि द नॉर्म ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ y स्क्वायर। बिल्कुल, ये आपके पास एक जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम हमेशा चेक करते हैं। अगर कोई भी नॉर्म स्पेस ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, अदरवाइज नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढने जा रहे हैं, यानी कि आवर स्टेटमेंट मींस दैट द नॉर्म ऑफ LP विथ P इज नॉट इक्वल टू 2 कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस आपके पास ना, इस नाम से हम कभी भी इनर प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते। वी प्रूव दैट by showing that के norm does not satisfy the parallelogram equality 4, जैसे हमने वो ऑलरेडी कह चुके हैं, parallelogram equality जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी, इस कंडीशन नंबर 4 को यानी कि सेटिस्फाई नहीं करता ये नॉर्म। फॉर इंस्टेंस इनफैक्ट के हमें कोई काउंटर एग्जांपल की जरूरत है, हम 2 सीक्वेंस ले लेते हैं, 2 समेबल सीक्वेंस इन LP स्पेस कि P आपके पास जो है ना 2 के अलावा कोई और नंबर है, तो X क्या है 1 1
0 0 अप टू सो ऑन। ये पहला कंपोनेंट है LP के अंदर। दूसरा आप एक और ले लेते हैं इसका एलिमेंट जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1 -1 0 अप टू सो ऑन। और आप कैलकुलेट करें, आप x1 का नाम कैलकुलेट करें। x1 का नाम कैसे कैलकुलेट होगा हमारे पास, जब हम x1 का नाम, चूंकि मैंने आपके सामने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि हम नाम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जैसे p नाम या सिंपल नाम कहते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हर टर्म का की पावर p, हर टर्म का मॉड लेके इसकी पावर p ले लें, देन आफ्टर सब के फिर आखिर में स्क्वायर रूट ले लें। तो देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का मॉड इसकी पावर p प्लस सेकेंड टर्म क्या है 1, उसका भी मॉड पावर p प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है 0, उसका भी आगे सारी टर्म बाकी 0 0 हैं, 0 की पावर p प्लस फिर अगेन 0 की पावर p प्लस अप टू सो ऑन, आगे सारी टर्म आपके पास 0 हैं, और देन इनकी होल पावर क्या है हमारे पास 1/p। अब देखें 1 की पावर p जो भी नंबर हो रही है, नंबर आपके पास कोई भी है, कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है तो वो सेम ही रहेगा, आपके पास यहाँ पे फन आ जाएगा, प्लस ये भी 1 आ गया, बाकी सारी टर्म 0 का मॉड 0 होता है, पावर p जो भी ले लें 0 ही, प्लस अप टू सो ऑन, बाकी सारे 0, होल पावर 1/p। तो आपके पास यहाँ पे क्या नंबर बना 1 + 1 2, इट्स एक्चुअली द 2 पावर 1/p। तो इस तरीके से हमने क्या किया, x नाम कैलकुलेट कर लिया विच इज 1/p। अब y नाम देखते हैं, वो क्या, वो भी 2 पावर 1/p आएगा। कैसे कि देखें y का जब आप नाम लेते हैं, y की फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वही 1 की पावर आप p ले लें, प्लस सेकंड टर्म क्या है -1 मॉड की पावर p ले लें, प्लस अगली फिर सारी टर्म 0 0 हैं, 0 की पावर p प्लस अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स आगे सारी की सारी 0 हैं, होल पावर 1/p। तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 का मॉड 1 ही होता है, यहाँ पे -1 का मॉड 1 हो जाएगा, तो 1 + 1, चूंकि 1 की पावर p 1 होगा, यहाँ पे भी 1 की पावर -1 की पावर मॉड की पावर p होगा, तो वो 1 ही आएगा, प्लस 0 0, तो हिंस वी ऑब्टेन द 2 रेज़ पावर 1/p। ये हमारे पास x की मॉड की और y मॉड की वैल्यूज आ गई, यानी कि दोनों का आंसर सेम आता है 2 रेज़ पावर 1/p, जो भी वो आप p लेते हैं अदर देन दैट वो हमारे पास कोई p फाइनाइट नंबर है। अब अगर हम x + y लें, पहले दोनों को ऐड करें, दोनों टपल्स को, और फिर उनका नाम लें, तो देखिए जब हम x + y सिंपल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + y करने से सिंपल, पहले x + y देखें तो क्या हमारे पास सीक्वेंस आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास पहला इसका फिगर ही 2 आता है, सेकेंड टर्म देखें 1 - 1 दैट इज 0, और फर्दर 0 + 0, अगला फिर 0 + 0, हर टपल ऐड होता जाएगा, तो बाकी सारी टर्म हमारे पास 0 0 इस फॉर्म में आ जाएंगी। और अब जब हम इसका नॉर्म की बात करते हैं, नॉर्म ऑफ x + y, तो वो हमारे पास अगेन यही जिस तरह हम नॉर्म कैलकुलेट करते आ रहे हैं कि इसके हर टर्म की मॉड की पावर p हम ले लें, तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, उसका मॉड लेके पावर p, प्लस अगली सारी टर्म 0 हैं, 0 की पावर p प्लस फिर 0 की पावर p अप टू सो ऑन, होल पावर 1/p। तो इससे आप क्या ऑब्टेन कर लेंगे, 2 का मॉड 2 ही होता है, 2 पावर p, बाकी सारी टर्म 0 हैं, होल पावर 1/p। तो इसका मतलब क्या है, द आंसर इज 2, हमारे पास x मॉड की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली x - y जब आप लेते हैं, व्हाट अबाउट x - y, ये टर्म आप बताएं प्लीज। देखें x - y करते हैं तो 1 - 1 इज 0, वेरी फर्स्ट एंट्री इज 0, सेकेंड एंट्री 1 -1 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, बाकी सारी एंट्री 0 हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप दोबारा इसका नॉर्म लेते हैं, नॉर्म ऑफ x - y लेते हैं, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखें 0 की पावर 0 मॉड की पावर p, 2 मॉड की पावर p, फिर 0 मॉड की पावर p, सबको सम करें तो सिंपल आपके पास 2 मॉड पावर p रह जाएगा, और 2 मॉड पावर p की होल पावर क्या है 1/p बाहर जो है, तो इस वजह से वो पावर भी कैंसिल हो जाएगी, सिंपल आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। हिंस x + y की पावर भी की नॉर्म वैल्यू 2 है, इस तरह x - y इसकी लेंथ भी आपके पास 2 है अंडर LP नॉर्म। अब हमारे पास देखते हैं क्या ये लॉ प्रूव होता है। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, हम हर एक का स्क्वायर लेकर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे देखूं कि मेरे पास क्या वैल्यू आती है, x - y नॉर्म स्क्वायर की, और इसी तरह x + y नॉर्म स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये है। तो देखें यहाँ पे पहले क्या, पहले की वैल्यू मेरे पास क्या, ये कैलकुलेट किया तो 2 आता है, 2 + 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और प्लस अगेन दूसरी वैल्यू भी 2 का स्क्वायर, दैट इज 4
प्लस 4 8, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 8 आया। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, देखें यहाँ पे 2 है, तो मैं राइट हैंड साइड को अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 2 टाइम्स क्या है मेरे पास, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं तो 2 मेरे पास ये सेम ही रहेगा। नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, इसका स्क्वायर ले लें तो ये मेरे पास यानी कि यहाँ पे आ जाएगी, इसका जब मैं यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 रेज पावर 1/p, जिसका मैं अगर स्क्वायर लूंगा, देखिए स्क्वायर भी है, ये सिर्फ नॉर्म वैल्यू है, स्क्वायर लेंगे तो 2 रेज पावर 2/p हो जाएगा। और प्लस इसी तरह y के नॉर्म का स्क्वायर लूंगा तो 2 की पावर 2/p आपके पास आ जाएगा, प्लस 2 रेज पावर 2/p। अब p कोई भी नंबर है अदर देन 2, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर सपोज p 3 है तब भी ये इसकी इक्वल नहीं है, 4 है तब भी ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाला, ऊपर आपके पास आंसर 8 आ रहा है, नीचे आंसर 2 टाइम्स ये वाली वैल्यू मिल रही है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर आप इसको ना मजीद सॉल्व करना चाहें तो वन कैन राइट हेयर कि इसको आप स्प्लिट करके 2 हिस्सों में और फिर आप यहाँ से रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस के मेरे पास यहाँ पे 2 है, मैं यहाँ से 2 स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, 2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ, सिंपल वे है 2 की पावर यहाँ पे मेरे पास 1/p आ जाएगी, और यहाँ पे भी मेरे पास अगेन यहाँ पे इसको स्प्लिट किया तो 2 बाहर चला गया, और अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/p, ये मेरे पास कॉमन था, एंड 1 कैन आई राइट हेयर दैट इट्स 8 टाइम्स, इन दोनों को भी सम करूं तो मेरे पास बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 रेज पावर 2/p, ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी। 8 2 is 4, 4 2 is 8, 2/p। तो इस तरीके से हमने ये नंबर अटेन कर दिया। अब देखें ये वाली वैल्यूज आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, यहाँ से मैंने क्या लिया, सिंपल 2 स्क्वायर को कॉमन लिया तो मेरे पास ये रिजल्ट इस फॉर्म में आ गया। तो हिंस वन कैन से दैट कि आपके पास यहाँ पर ये वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं आ रही। तो सिमिलरली वन कैन अटेन द डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ थिंग्स के कब ये वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी और कब ये वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होंगी। तो अगर आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशंस देखें तो मेरा ख्याल है यहाँ पे आपके पास वैल्यू पावर 1 आती है अगर कॉमन ले लें, और फर्दर यहाँ पे आपके पास 2 टाइम 2 इज 4, तो यहाँ पे मैं सिंपल 4 लिखूंगा। उसकी वजह यह है कि मुझे इक्वेशन बैलेंस भी करनी है। अगर मैं p को अगर 2 होता तो 2 ले लेता, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो p की अगर मैं 2 डाल दूं तो 2 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 की पावर 1 रह जाएगी, और 4 टाइम 2 इज 8, 8 इक्वल टू 8 होता है, फिर ये पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई हो जाता है। अदरवाइज ये पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई नहीं होता। अगर आप p की वैल्यू 3 ले लें या कोई और ले लें, 1 ले लें फॉर इंस्टेंस, तो फिर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पैरेललोग्राम लॉ तब ही सेटिस्फाई होता है जब p की वैल्यू 2 की इक्वल होगी। तो 2 के अलावा पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई नहीं होता। तो अगर कोई भी नॉर्म स्पेस पैरेललोग्राम ये इक्वालिटी या लॉ सेटिस्फाई ना करे तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होती। हेंस अदर देन 2 इट्स नॉट अ इनर प्रोडक्ट स्पेस। बट LP इज कंप्लीट स्पेस, के LP जो है इसके अंदर हर कॉची सीक्वेंसेस के स्पेस के अंदर ही कन्वर्ज करता है, ये कंप्लीट है। लेकिन ये आपके पास क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, इस वजह से हम इसे हिल्बर्ट स्पेस नहीं कहेंगे। कंप्लीट नॉर्म स्पेस है ये, जिसकी वजह से हम इसे बनाक स्पेस कहते हैं। Hence LP with P is not equal to 2 is a Banach space which is not a Hilbert space. The same holds for the space in the next example. हम नेक्स्ट में भी देखते हैं कि आपके पास इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आपके पास ना बनाक स्पेसेस हैं लेकिन वो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस नहीं हैं आपके पास, यानी कि हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। तो गोया ये आपके पास एक ऐसी स्पेस है जो आप P इक्वल टू L2 जो है वो आपके पास हिल्बर्ट स्पेस है। अगर आप P को 2 वे ले लेते हैं यहाँ पे तो वो आपके पास क्या है, हिल्बर्ट है, जो हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, ऐसा हिल्बर्ट स्पेस। लेकिन आपके पास जो अगर आप LP ले लेते हैं वेयर P इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये सिंपल आपके पास बनाक स्पेस है। इट्स अ सिंपल बनाक स्पेस, क्योंकि ये कंप्लीटनेस हर सूरत में रहती है, तो कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज अ बनाक स्पेस। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर इंस्टेंस के द स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल। अभी हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह की जो स्पेसेस होती हैं फर्दर इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में जो हिल्बर्ट स्पेस नहीं होती। फॉर इंस्टेंस के आप स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ले लें और वहां पे हम इनर प्रोडक्ट इज नॉट अ इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड हिंस नॉट द हिल्बर्ट स्पेस।
अब हमारे पास यहाँ पे नॉर्म क्या होता है, हमें पता है स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल, तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो हम मैक्स वैल्यू से ही इसका नॉर्म अटेन कर लेते हैं वेयर जे इज द क्लोज इंटरवल, कि आप एक्स टी वो जितने भी फंक्शंस हैं रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल, आप उन सब की मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लें यहाँ पर, तो वो जो मैक्स वैल्यू आती है वही हमारे पास नॉर्म इसका होता है। कैन नॉट ऑब्टेन द इनर प्रोडक्ट, ये आपको इनर प्रोडक्ट नहीं ऑब्टेन कर सकता कि आपका ये नॉर्म जो है वो क्या करेगा, इस नाम को इनर प्रोडक्ट होने के लिए ट्रायंगुलर वो आपका जो है ना पैरेललोग्राम इक्वालिटी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये पैरेललोग्राम इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करता, तो गोया अगर कोई भी पैरेललोग्राम इक्वालिटी या जिसे हम पैरेललोग्राम ला भी कहते हैं वो सेटिस्फाई ना करे तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई काउंटर एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस के इंडीड के हमारे पास इफ लेट अस टेक एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन, एक्स टी एक कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 है, तो देखें टी आपके पास कहां से आ रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए बी से, तो आपके पास एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ये आपका सी ए बी में चला जाता है ये फंक्शन। और दूसरा आप इसी तरह वाई टी एक और फंक्शन ले लेते हैं, उसको इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं टी ओवर ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, आप एक्स टी वाई टी, और आपके पास ना ये दोनों फंक्शन क्या हैं, एक्स टी भी एक ऐसा फंक्शन है, एक्स टी और वाई टी ये दो ऐसे फंक्शन है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, t माइनस ए ओवर t माइनस बी, ये और आपके पास जितनी भी t की वैल्यूज हैं वो कहां से आ रही हैं, क्लोज इंटरवल ए बी से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसका मैक्स नॉर्म लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स टी, तो नॉर्म क्या करता है, तमाम क्लोज इंटरवल में से मैक्सिमम वैल्यू, तो कांस्टेंट फंक्शन की हर जगह की वैल्यू होती है, तो गोया उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी अंडर दिस नॉर्म 1 ही है, तो 1 आपको आंसर मिल गया। वाई टी की जब बात करते हैं हमने मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है, अगर आप यहाँ पर टी की जगह ए पुट कर दें तो ए माइनस ए 0 हो गया, तो 0 ओवर ए माइनस बी, तो 0 ओवर ए माइनस बी इज 0, क्योंकि ए बी दो फाइनाइट नंबर हैं तो आपके पास वो 0 आ गया। अगर हम यहाँ पे बी पुट कर दें, सबसे बड़ी वैल्यू टी की जो बी है, बी पुट कर दें तो बी माइनस ए ओवर इधर भी बी माइनस बी आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास क्या है जी, बी माइनस डिवाइड में है बी माइनस ए, सॉरी हम इसको ठीक कर लेते हैं बी माइनस ए, ये इस तरह से फंक्शन आपका डिफाइंड है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है जी, t की वैल्यू अगर हम b रखते हैं तो b माइनस ए ओवर b माइनस ए, तो आपको वो 1 हो जाएगी वैल्यू इसकी, और अगर हम सिंपल a रखते हैं तो a माइनस ए 0 ओवर b माइनस ए, दैट इज द एक्चुअली 0 हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस केस में 1 ही आती है। तो अंडर दिस नॉर्म अगर हम दोनों के नॉर्म वैल्यू देखते हैं, पहले की वैल्यू भी 1 है, दूसरे की वैल्यू भी 1 है। What happen if we add these two, क्योंकि हमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी शो करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, x प्लस वाई का नॉर्म इसका स्क्वायर भी लेना है, प्लस x माइनस वाई नॉर्म इसका भी स्क्वायर लेना है, और देखना है क्या ये इक्वल आता है 2 टाइम्स द नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस द नॉर्म ऑफ y स्क्वायर, ये 2 टाइम्स दिस वन। तो आपको देखिए पहले हमने x नॉर्म कैलकुलेट कर लिया 1 आया, y नॉर्म कैलकुलेट कर लिया वो भी 1 आया। अब हम x प्लस वाई का नॉर्म देखते हैं, तो पहले x प्लस वाई फंक्शन क्या होगा, क्योंकि सम ऑफ 2 फंक्शंस इज अ फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन की ये डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस इज अ फंक्शन, सम ऑफ 2 फंक्शंस इज अ फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। इस तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आप यहाँ पे 2 फंक्शन को सम करते हैं, तो फर्स्ट 1 है प्लस सेकंड आपके पास ये है, तो अब ये x यहाँ पे क्या है, एक्स टी है, एक फंक्शन है, तो आपके पास अब इन दोनों का जब हम नॉर्म लेते हैं और जब नॉर्म लेंगे तो क्या आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मैं अगर आप सिंपल यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताऊं, x वही आपके पास है ना, इसको मैं सिंपल x कहूंगा, एक्स टी को x कहता हूँ, वाई टी को y कहता हूँ। इनका जब हम नॉर्म लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 आपने सुप्रीमम लेना है इस पूरी वैल्यू का। सुप्रीमम के लिए आप क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू जो है वो b रख दें, तो b माइनस ए और b माइनस ए 1 आपके पास मिल जाएगी, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, आपको यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू 2 मिल जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कि इसकी वैल्यू आपको 2 मिलती है। देखने बड़े आराम से हम इसे इसका मैक्स नॉर्म चेक करके इसकी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड व्हाट अबाउट एक्स टी माइनस वाई टी, एक्स टी माइनस वाई टी अगर आप देखें तो इट्स एक्चुअली 1 माइनस टी माइनस ए ओवर b माइनस ए, आपके पास ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाती है। इसको अगर आप चाहें पहले सॉल्व भी कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस कि अगर आप इनको ऐड करके देखें तो क्या वैल्यू आती है, सब्ट्रैक्ट करके देखें। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट इज द नॉर्म वैल्यू ऑफ दिस x
माइनस वाई। नॉर्म जो है वो क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू किससे डिफाइन है कि इस पूरी चीज की मैक्सिमम वैल्यू देखें। तो अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूं, इसमें से सिर्फ 0 ही माइनस करूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो 0 के लिए मेरे पास क्या जरूरत है, मैं t की जगह यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, a, पुट t इक्वल टू a। तो आपके पास a पे ये मैक्स यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। बहुत कम माइनस करने से ये मैक्सिमम वैल्यू दे देता है। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 की मॉड वैल्यू ना, तो 1 माइनस 0 की मॉड वैल्यू आपको क्या दे देती है, इट विल गिव्स द वैल्यू 1। तो इस तरह हमने x का नॉर्म भी ले लिया, x प्लस वाई और x माइनस वाई का नॉर्म भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर देखें जिस तरह ये वैल्यूज आपके पास गिवन हैं, मैंने आपको ये सब्ट्रैक्ट करके दिखाया। x प्लस वाई का नाम क्या है 2, x माइनस वाई का नाम 1 हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आपके पास वैल्यू 2 है। व्हाट इज स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4। इसका अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो 4 प्लस 1 5। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास वैल्यू 5 आती है। राइट हैंड साइड पर आप देखें, अभी हम कह चुके हैं नॉर्म ऑफ x 1 है, नॉर्म ऑफ y भी 1 है, कैलकुलेट हम कर चुके हैं। तो 1 और 1 अगर आप यहाँ पे पुट करें तो देखें आपके पास क्या आता है, 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस विल गिव्स अस द 2 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 4। एक साइड पर आपके पास 4 आता है, एक साइड पर 5 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई नहीं होता। पैरेललोग्राम इक्वालिटी सेटिस्फाई ना हो तो वो स्पेस जो होती है वो आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होती। यानी कि ये जो नॉर्म है सी ए बी क्लोज इंटरवल के ऊपर, ये नॉर्म जो है वो आपका इनर प्रोडक्ट इंड्यूस नहीं करता। यानी कि ये आपका जो है जो आपके पास पैरेललोग्राम इक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। हिंस वी कैन से दैट कि आपके पास सी ए बी स्पेस जो है इज नॉट इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, नॉट द इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये आपके पास नॉर्म स्पेस है लेकिन ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह आपके पास ना डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं। जब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस यहाँ से जो है इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में कौन सी ऐसी स्पेसेस हैं जो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस नहीं हैं, तो उसमें आपके पास CAB में हमें काउंटर एग्जांपल मिल जाती है। L2 के अलावा जो स्पेसेस हैं LP स्पेसेस अदर देन 2 वो हमारे पास जो हैं अभी हम उनको भी स्टडी कर चुके हैं। ये हमारे पास स्पेसेस जो हैं ये भी क्या नहीं है, दे आर नॉट अ इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। अब हम कुछ इसमें फर्दर बात करते हैं। नाउ वी फाइनली मेंशन द फॉलोइंग इंटरेस्टिंग फैक्ट। वी नो दैट टू एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देयर करस्पॉन्ड्स ए नॉर्म विच इज ए गिवन बाय 1। यानी कि जो हम 1 से ऑब्टेन करते हैं कि 1 के अंदर हम नॉर्म किस तरह हमने डिफाइन किया है कि हर ये आपके पास 1 इक्वेशन है कि x का नॉर्म जो होता है वो x के इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो आपके पास हम इससे हर इनर प्रोडक्ट स्पेस से एक नॉर्म इंड्यूस कर सकते हैं। इट इज रिमार्केबल दैट कन्वर्सली वी कैन रीडिस्कवर द इनर प्रोडक्ट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग नॉर्म। हम करस्पॉन्डिंग नॉर्म से भी इनर प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं और इससे भी अगर वो इनर प्रोडक्ट स्पेस हो तो। अदरवाइज इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे पास जो है ना पैरेललोग्राम लॉ जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो हम बड़े आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस के आपका जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो ये आपके पास कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करती है कि एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है 1/4 टाइम्स दी एक्स प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई नॉर्म होल स्क्वायर। ये आपके पास इनफैक्ट वी कैन सी द कैलकुलेशन। फॉर इंस्टेंस के आप देखें कि हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको शो करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको आपको शो करके बताता हूँ कि हाउ वी कैन शो दैट के एक्स वाई का जब हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं दैट इज इक्वल टू दी 1/4 टाइम एक्स प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर। ये हमारे पास एक अनदर हर एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, ये हमेशा सेटिस्फाई होगी। अगर हम इसको शो करना चाहें तो हम सपोज दैट कि इसकी राइट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड वी कैन बी टेक। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर, ये हमारे पास ये है। अब हमें पता है कि हर नॉर्म को हम इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट माइनस ये क्या है आपके पास x
माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट विद एक्स माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट। ऊपर चूंकि स्क्वायर है इस वजह से हम यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं डालेंगे, ये इससे कवर अप हो जाती है। यहाँ पे अगर आप नॉर्म की प्रॉपर्टीज को ओपन करें 1/4 टाइम्स तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपको बताती है कि इट इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई विद एक्स प्लस वाई इनका इनर प्रोडक्ट विद वाई। ये हमारे पास फर्स्ट इसको हमने ओपन कर लिया। माइनस यहाँ पर अगर आप देखें तो बाहर माइनस का साइन है, इस वजह से मैं इसको लिखूंगा एक्स का इनर प्रोडक्ट विद एक्स माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट विद एक्स। फिर बाहर चूंकि माइनस है इस वजह से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अगेन एक्स माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट विद माइनस वाई सेकेंड कंपोनेंट के साथ। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाली क्योंकि माइनस में डायरेक्ट यहाँ पे माइनस दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगेन अगर आप यहाँ पर देखें 1/4 1 कैन इंटरचेंज, हम इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं इस तरह के। जब इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ऊपर बार आ जाएगा। वी नो दैट इट्स एक्चुअली द एक्स टाइम्स एक्स प्लस वाई देन इट्स होल बार। और प्लस इसी तरह अगर हम इसको भी इंटरचेंज करते हैं ताकि हम इसको ओपन कर सकें फर्दर, इस वजह से हम इसे इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बार आ जाएगा। फर्दर यहाँ पर भी हम बार डाल लेते हैं, एक्स इंटरचेंज विद एक्स माइनस वाई होल बार। और फाइनली यहाँ पर भी पहले हम माइनस बाहर लेके आते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास क्योंकि आप कंपोनेंट से इसको इंटरचेंज करके। लेकिन चलिए अगर मैं रूल वाइज करूँ तो यहाँ पे मैं इंटरचेंज ही कर लेता हूँ। तो माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट विद एक्स माइनस वाई देन होल बार, ये हमारे पास इक्वेशन इसके इक्वल आ जाती है। फर्दर अब हमारे पास क्या है 1/4। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं इनर प्रोडक्ट ओपन करता हूँ फर्स्ट वर्ड, तो एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा अगेन प्लस द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ वाई। अब बार है तो बार हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा, बार इधर भी स्प्लिट हो जाएगा। फर्दर प्लस द इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विद एक्स प्लस द इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई विथ वाई, ये हमारे पास आ जाएगा, इसके ऊपर भी बार आ जाएगा। फर्दर द माइनस टाइम्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको अगर हम स्प्लिट करके लिखें एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट देन इट्स बार अगेन माइनस बाहर साइन ही है और हमारे पास यहाँ पे एक्स का इनर प्रोडक्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद माइनस वाई, ऊपर बार ही आएगा फर्दर एंड माइनस ओवर हेयर। अभी यहाँ से देखें जब -1 बाहर लूंगा तो -1 के ऊपर बाहर आ जाएगा। -1 एक रियल नंबर है तो रियल नंबर के ऊपर जब बाहर आता है तो वो सेम वही रहता है। तो 1 कैन राइट हेयर दैट माइनस माइनस प्लस, मेरे पास यहाँ पे प्लस बन जाएगा ये माइनस बाहर आने की वजह से। और मैं y को अगर ओपन करूँ मजीद इसके साथ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हेयर द इनर प्रोडक्ट y विद x ऊपर बार और फिर प्लस, चूंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है इस वजह से ओवरऑल यहाँ पे प्लस अगेन मेरे पास आएगा y का इनर प्रोडक्ट विद माइनस y। नाउ अब यहाँ पर देखें ओवरऑल यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि ये सबके साथ 1/4 मल्टीप्लाइड है 1/4 टाइम्स। अब x और x का अगर आप लिखते हैं वैल्यू क्या आती है, इट्स दी नॉर्म ऑफ x, क्योंकि नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि x का x के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं देन इट्स द नॉर्म ऑफ x स्क्वायर। तो हमारे पास नॉर्म ऑफ x स्क्वायर, अब इसके ऊपर बार डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर का कंजुगेट इटसेल्फ होता है हमारे पास। प्लस यहाँ पे क्या है x y का इनर प्रोडक्ट इट्स अगेन इटसेल्फ। अच्छा फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको भी हम इस तरह ले लेते हैं अगेन y x ऊपर बार है प्लस यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इट्स नथिंग बट ओनली द y का इनर प्रोडक्ट आप लेते हैं y नॉर्म स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। फर्दर माइनस यहाँ पे आपके पास x नॉर्म स्क्वायर, यहाँ से आप माइनस बाहर जब इसको इंटरचेंज करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इंटरचेंज करने से हमारे पास यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा और बार के ऊपर एक और बार होने की वजह से बार कैंसिल हो जाएगी और माइनस जो बाहर आएगा उस वजह से माइनस टाइम माइनस इज प्लस और ऊपर में बार रिमूव हो जाएगी। जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो बार खत्म हो जाएगी, माइनस जब बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फर्दर हेयर मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो इसको मैं इंटरचेंज कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट ऊपर से बार कैंसिल हो जाएगी, बार बार से कैंसिल। यहाँ से मैं माइनस बाहर कॉमन ले सकता हूँ, पहले इसको इंटरचेंज करूंगा तो इंटरचेंज करने से क्या होगा कि ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और बार खत्म हो जाएगा। और जब मैं माइनस बाहर कॉमन लूंगा तो y का इनर प्रोडक्ट रह जाएगा, y का इनर प्रोडक्ट मेरे पास होता है नॉर्म ऑफ y के स्क्वायर के इक्वल और ये कैंसिलेशन। अब अगर आप देखें यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होती हैं तो आपके पास सबसे पहले तो नॉर्म ऑफ x और नॉर्म ऑफ x यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं।
नॉर्म ऑफ y और नॉर्म ऑफ y यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। मजीद हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर देखें एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट है, एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट है, इनको अगर हम इंटरचेंज करके लिखें और हम इसमें लिख सकते हैं ओवरऑल 1/4 टाइम्स। ये अगर हम इनको इंटरचेंज करके इनको ऐड करेंगे सारे कंपोनेंट्स को, देन द होल थिंग विल गिव्स अस द 4 टाइम्स इनर प्रोडक्ट विद एक्स वाई। ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म हमारे पास बन जाएगी एक्स के साथ। और फिर आप यहाँ से 4 को कैंसिल कर देंगे। 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं, इनको भी इंटरचेंज आप करके दोबारा इनकी एक यूटिलाइज फॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। और 4 कैंसिल करके हम 1 कैन राइट हियर दैट इट इज नथिंग बट द एक्स वाई इनर प्रोडक्ट। हिंस वी अटेन दैट कि राइट हैंड साइड से आप किस तरह लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आते हैं। अब हम इसी तरह अगर कम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस में एक और बात करते हैं कि आपकी जो कम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये चीज होल्ड करती है फॉर रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस में। तो जब रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस आपके पास होती है, आपने देखा कि हमने यहाँ पे इसको इसके इक्वल लिख दिया। उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास ना एक्चुअली होल्ड फॉर रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये हमारे पास रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए होता है। उसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके पास x और y का जो भी इनर प्रोडक्ट होता है वो और उसका कंजुगेट सेम ही रहते हैं, y(x). तो इस वजह से, क्योंकि रियल में तो आप किसी भी नंबर के ऊपर बार डालें देन इट्स अगेन इक्वल, तो बार की वजह से उसके ऊपर आपको कोई इंटरचेंजेस नहीं आती। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाली सारी टर्म्स जो है ना, ये बार हो के ना हो, ये सारी आपस में इक्विवेलेंट, आप इनको इंटरचेंज करके गठे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको चाहें तो एक स्टेप मजीद जिस तरह ऐड करके यहाँ पे दैट इज इक्वल टू द 1/4 टाइम्स सबको आप अरेंज कर सकते हैं। द फर्स्ट ऊपर आप बार हटा दें, एक्स वाई इनर प्रोडक्ट प्लस यहाँ पे भी आपके पास एक्स वाई इनर प्रोडक्ट प्लस यहाँ पर भी आपके पास क्या है, इसको इंटरचेंज करेंगे तो एक्स वाई इनर प्रोडक्ट स्पेस आ जाएगा प्लस एक्स वाई इनर प्रोडक्ट ओवरऑल। देन इट्स एक्चुअली इक्वल टू द 4 टाइम्स द इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइम्स 1/4। तो ओवरऑल यू अटेन इट्स एक्चुअली इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स। तो रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस में आपके पास हमेशा ये रिजल्ट होल्ड करता है। बट फॉर द केस ऑफ कम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस, कम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस के केस में हमारे पास जो ये वाली चीज होती है एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, ये 2 हिस्सों पे मबनी होता है। फॉर द केस ऑफ कम्प्लेक्स अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट टर्म लिखूं तो x और y का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा तौर पर आपके पास इक्वल होगा 1/4 टाइम्स, हम इसे कह सकते हैं द नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर दिस वन, और फिर प्लस द आयोटा टाइम्स 1/4 टाइम्स the norm of x plus iota square and इसको मैं आयोटा को बाहरी साथ कॉमन लिखता हूँ, साथ माइनस x माइनस आयोटा y नॉर्म स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्म है। यानी कि इसका क्या मतलब है, द फर्स्ट पार्ट इट्स कॉल्ड द रियल, यानी कि आपके पास वन कैन से दैट इट्स अ रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स वाई, और सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स वाई। हमने अपने इस इनर प्रोडक्ट स्पेस को फिर 2 में स्प्लिट कर लेते हैं। सिंपल, अगर ये रियल इनर प्रोडक्ट है तो उस केस में आपका ये वाई पार्ट इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर ना हुआ फिर ये 7 टर्म्स लगी ही रहेंगी और आपके पास इस केस में होगा, एंड वन कैन बी प्रूव इट। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं इन चीजों को, जिस तरह कि मैंने आपके सामने ऊपर वाला प्रूव किया। समटाइम इट्स कॉल्ड द पोलराइजेशन आइडेंटिटी, कि ये जो आपके पास आइडेंटिटीज हैं इनको हम पोलराइजेशन आइडेंटिटी भी कहते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। ओवरऑल आज के लेक्चर्स में हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स को देखा और साथ हमने ये इसमें पोलराइजेशन आइडेंटिटी को देखा। तो इस तरह कौन सी आपके पास स्पेसेस इनर प्रोडक्ट स्पेसेस होती हैं, कब किसी स्पेस के ऊपर आप इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं कर सकते जब वो आपके पास हिल्बर्ट स्पेस नहीं होती। फर्दर इसके बारे में मजीद प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।